अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खजर हसन चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैगा एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2, बुक्स ऑफ प्राइमरी। अच्छा, इसमें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास 6 तरह की डेज बुक्स होती हैं। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक प्लस पैटी कैश बुक, देन जर्नल। ये 6 तरह की बुक्स होती है हमारे पास, ठीक है। और इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसे एमसीक्यूज़ दिखेंगे जो कि आपको आई कैप में अ, आ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अच्छा, तो पहला एमसीक्यूज़ हमारा रहेगा विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा देखिए, मेजॉरिटी ना एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो जो ये लेक्चर जो मैंने ये एमसीक्यूज़ बनाए हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपका सारा रिवीजन हो रहा होगा चैप्टर वाइज ना। मतलब आपको डेफिनेशंस याद हो रही होंगी कि बुक्स ऑफ प्राइमरी की क्या एंट्री क्या वो है, डेफिनेशन अकाउंटिंग की क्या है, सेल्स डे बुक की क्या है, सारी सब की अच्छे से याद हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो या प्राइम एंट्री, बात एक ही है। आर बुक्स वो बुक्स होती हैं वेयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। तो ये बात हमें पता है कि यार बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है वो ऐसी बुक होती है हमारे पास, ऐसी बुक्स होती हैं हमारे पास जहाँ पर ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, उससे पहले कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये बात तो करेक्ट है। सेकंड वाले में कह रहा है कि ट्रांजेक्शन आर सॉर्टेड एंड रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइमरी एट इनिशियल स्टेज। जैसी बात है, हर बुक का एक अलग अलग स्टेज है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो सबको इनिशियली हम सबकी अपनी एक स्टेज दी हुई होती है हमने। सबकी हमने अपनी स्टेज दी हुई होती है कि आपने ये कर रहे हैं। मतलब सेल्स डे बुक में सेल्स की हो जाएंगी ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट सेल्स की। परचेज डे बुक में परचेज क्रेडिट परचेजेस की जाएंगी। तो इस तरह से हमने सबको एक तरीके से इनिशियल स्टेजेस पे रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस बनाया हुआ होता है। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो ये दोनों ट्रांजेक्शन हमारी करेक्ट है। तो ये आंसर हमारा होगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये बुक के ही हैं, सारे बुक के ही हैं। बुक भी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा, एग्जामिनर ज़्यादातर इस तरह से पूछते हैं, बच्चों को याद नहीं होती ना स्टेटमेंट्स। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर फोकस यही करा है कि मैंने स्टेटमेंट्स ही बताई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी गलत है, ठीक है। कह रहा है सेल्स ऑन क्रेडिट, जो भी हम माल उधार पे बेचते हैं, आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। पहले ये कह रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि सेल्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक। सेकेंड वाली बात 100% सही है, वो इस तरह से क्योंकि सेल्स डे बुक में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हम क्रेडिट पे करते हैं, ठीक है। जर्नल में हम सेल्स का कोई काम नहीं करते। जो भी हमारा क्रेडिट पर होता है वो हमारा क्रेडिट का जो भी आइटम होगा ना, क्रेडिट का जो भी आइटम होगा वो हमारा सेल्स डे बुक में डील होगा। इधर जर्नल का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमने बोला ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो भाई ओनली 2 इज़ करेक्ट, डी आंसर है। फिर तीसरा कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। हमने बोला ठीक है भाई, जिस तरह से सेल्स डे बुक में हम सारी क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो परचेज डे बुक में सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में। फिर कह रहा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। कि हमने अपने सब कस्टमर को माल बेचा था, उसने हमें रिटर्न किया, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स रिटर्न डे बुक में। हम बोल देंगे बिल्कुल ऐसा ही है, हम उसको सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए से हमारा ए इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चौथा क्या है? बाउट ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। देखें, हम जो भी चीज़ उधार पे खरीदते हैं वो हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्या? फिर दूसरे में कह रहा है बाउट ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। अच्छा, हमें ये बात पता है कि हमारे पास 6 डे बुक्स होती हैं, जिसमें से
जो बाकी के ऊपर 5 डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी हमारी प्रोविजन वगैरह होंगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमारी ये परचेजेज होंगी किसकी, फिक्स एसेट की। जैसे फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, इसके हमने उधार पे ख़रीदा तो ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा। परचेज डे बुक में इसका कोई काम नहीं है। परचेज डे बुक में क्या कौन सी ट्रांजेक्शन जाएंगी, जो हम माल मतलब गुड्स हम अपनी उधार पे खरीदेंगे। ठीक है, तो ओनली टू इज करेक्ट, डी। देन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड मैंने बताया था सेल्स रिटर्न, अब रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड आर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न डे बुक, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। कह रहा है अबाउट फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश, ऑन कैश, ठीक है ये बात याद रखिएगा, ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो यहाँ पर आ गया जर्नल। पहले हमें ये बात क्लियर है कि जो भी चीज़ कैश में खरीदी जाती है उसको हम कहाँ डील करते हैं, जो भी चीज़ हमारी कैश में रिकॉर्ड किया जाती है उसको कहाँ डील करते हैं, कैश डे बुक में। ठीक है, और अगर फर्नीचर खरीदे हम कैश पे, भाई कुछ भी खरीदो आप कैश पे, कैश जहाँ इन्वॉल्व हो गया डायरेक्ट कैश बुक में जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक में जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है जर्नल में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल परचेज रिटर्न होता है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, बोथ आर इनकरेक्ट। अरे खुल जा, हाँ बी, बोथ आर इनकरेक्ट। फिर छठा कह रहा है ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन होती है उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ये बात तो हमें पता है। कह रहा है ऑल मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अच्छा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखिए, जब आपका बिजनेस होता है तो आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि आपके बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, यूज़, सॉरी, बहुत ज़्यादा ही कोई क्लोज सप्लायर होगा। ठीक है, वो जब आ जाता है आपके ऑफिस में तो देन आप उसको थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए खिला, कुछ उसकी रिफ़्रेशमेंट के लिए उसके इंतज़ाम करते हैं। देन फिर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई डायरेक्टर वगैरह की मीटिंग वगैरह आ गई तो वहाँ पे हम कोई रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें रखते हैं, तो वो जो खर्चा होता है, जाहिर सी बात है रिफ़्रेशमेंट रख रहे हैं तो पैसा तो जाएगा, पैसा जाएगा, खर्चा तो होगा, उस खर्चे को क्या बोलेंगे भाई, उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं, कि वो कारोबार में छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है हम लोग पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये बात इसने सही की है कि ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है सारे पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। तो बोथ आर करेक्ट, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस किस होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना हमारे बिजनेस में, जैसे कि चाय के लिए आओ भाई, समोसा लिया हो, ये सारे हमारे खर्चे हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है व्हेन एंटिटी रिटर्न गुड टू सप्लायर। अब जब एंटिटी जो है सप्लायर को गुड रिटर्न कर रही है तो सप्लायर इशूड करेगा क्रेडिट नोट टू अस, हमें इशू करेगा क्रेडिट नोट। हमने बोला चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो समझ में आई। कह रहा है व्हेन एंटिटी रिसीव गुड्स फ्रॉम कस्टमर, हमने जब यानी कि एंटिटी ने जब गुड्स जो है रिसीव करे किससे, कस्टमर से, मतलब सेल्स रिटर्न हुई है। तो कह रहा है एंटिटी इशूड क्रेडिट नोट टू कस्टमर, तो फिर बिजनेस जो है वो कस्टमर को इशू करता है क्रेडिट नोट। तो क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात देखें अभी क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, ऐसा क्लियर करूँगा कि किसी के अच्छे भी आपको दिमाग से निकाल नहीं सकेंगे। देखें, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है, एक हमें सप्लायर को देखना है, ठीक है, और दूसरा हमें अपनी एंटिटी को देखना है। इन दो को, पहली वाली ट्रांजेक्शन देखनी है अभी हमने, तो इन दो में हमने सिर्फ इन दोनों को देखना है। अब यहाँ पे मैंने एक तरह से लाइन खींची, यहाँ पर आ गए हम, यानी कि वी, यहाँ हम आ गए, यहाँ पे आ गया हमारा सप्लायर। ठीक है, अब जब हमने सप्लायर से उधार में माल खरीदा होगा तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, हमने बनाई होगी परचेजेस डेबिट। ठीक है, और पेएबल
अकाउंट्स पेबल जो होता है, अकाउंट्स पेबल हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। हाँ भाई चलो ठीक है, ये बात तो सही है, ये अकाउंट्स पेबल है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा, थोड़ी राइटिंग ऐसी क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ मैं। देन फिर हमारे पास आ गया, अच्छा जब हमने माल, अच्छा सॉरी, अब ये एंट्री हो गई। देन सप्लायर की एंट्री बनाएगा। सप्लायर बोलेगा भाई मेरी तो सेल्स हुई है, तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। और उसकी सेल्स क्रेडिट होंगी क्योंकि उसने तो माल बेचा है। ठीक है, अब हमें ये दोनों एंट्री बहुत अच्छे से आती हैं, जो कि अब हमें समझ में भी आता है। अब पहली एंट्री, अब उसने कहा, अब पहले एंट्री में क्या कि जब सप्लायर को हमने माल रिटर्न किया तो सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया, हमने बोला ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेबल हमारा कम हुआ, जाहिर सी बात है, हमने सप्लायर को माल रिटर्न किया तो हमारे पास पेबल कम होगा। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट्स पेबल, यहाँ मेरा अकाउंट पेबल क्या होगा, यहाँ मेरा अकाउंट पेबल, ये मेरा अकाउंट पेबल डेबिट हुआ। और परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैंने यहाँ पे सप्लायर का पेबल अकाउंट डेबिट किया, तो यहाँ तो मैं डेबिट नोट इशूड करूँगा। मतलब हम जो बिजनेस में एंटिटी जो है, हम तो क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। सप्लायर क्या इशू करेगा, यही तो देखना है। तो सप्लायर अब क्या एंट्री बनाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे सप्लायर ने हमारा अकाउंट क्या करा, क्रेडिट किया, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये वाला क्रेडिट नोट इशू करेगा, ये वाला क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दी। आई डोंट नो आपके टीचर ने कराई या नहीं कराई, लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर हो गई 100%, जिंदगी भर के लिए याद हो गया ये। ठीक है, इंट्रीज से याद रखो, डबल इंट्रीज पक्की है, बहुत आसान है अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ तो क्रेडिट नोट इशूड आ गई, मतलब पहली वाली एंट्री मेरी करेक्ट हो गई। अब सेकेंड वाली एंट्री करेक्ट करनी है। अब इसको वाइस वर्सा कर देंगे। अब इधर यहाँ हम कस्टमर कर दें और यहाँ पे हम खुद हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे अब हम खुद हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारा कस्टमर है। कस्टमर की मैं ज़रा शक्ल बना दूँ थोड़ी सी, ये इसके हाथ आ गए, ये कस्टमर है हमारा, बेचारा इतना मासूम सा नाजुक सा। अब ये कस्टमर है, अब यहाँ पे हम नहीं है, यहाँ पे सप्लायर भी नहीं है। आज हमने माल बेचा, हमने क्या एंट्री बनाया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, फिर जब हमें माल रिटर्न आया, अब हमें तो उसको डील नहीं करना ना, क्योंकि हमें इसको छोड़ देना है अभी, क्योंकि ये तो इतना मायने नहीं रखता। अगर आप बोलें कि हाँ कस्टमर ये एंट्री बनाएगा तो बनाए भाई, हमें क्या, हम अभी अपने बिजनेस के लिहाज से देखेंगे। अब यहाँ पे हमें सप्लायर का बताना था कि सप्लायर ने हमें इशू करा, तो इसलिए हमने दोनों की तरफ से बनाया ताकि हमें क्लियर हो। अब यहाँ सिर्फ एंटिटी है तो हम एंटिटी देंगे, क्योंकि जितना कहा जा रहा है उतना करो, ज़्यादा फन्ने खानी बनो भाई। साफ कहता है अकाउंटिंग में, जितना कहा जा रहा है उतना करो, ज़्यादा नहीं बनो। फिर अब यहाँ पे हमें सप्लायर से माल, सॉरी कस्टमर से माल रिटर्न आया, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सॉरी हमने जब इसको माल बेचा तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्रेडिट जब रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया, तो हमने भी तो कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू किया है। तो यही तो कहा है कि एंटिटी इशू करेगी कस्टमर को क्रेडिट नोट। तो बोला हाँ भाई, दो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट आ गई। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इट्स मीन बोथ आर करेक्ट। देन आ गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, कह रहा है डेबिट नोट रिसीव मीन्स सेल रिटर्न। फिर दोबारा दूसरी स्टेटमेंट ने कह रहा है क्रेडिट नोट इशूड मीन्स परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे की क्या चीज़ आ गई, ये कौन सी तूफान आ गया, ये हमें समझ नहीं आ रहा ये है क्या।
देखें, डेबिट नोट इशू हमने करा, पीछे वाली ट्रांजेक्शन आए थे, अब हमने यहाँ पे डेबिट नोट इशू किया, ठीक है, यहाँ पे हमने डेबिट नोट इशू किया था ना, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम डेबिट नोट इशू करेंगे जब हम एंटिटी होंगे, हम डेबिट नोट इशू करेंगे और क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे। डेबिट नोट इशू कर रहे हैं मतलब हमारा परचेज रिटर्न है, हमने बोला जी बिल्कुल है, इशू कर रहे हैं तो। अच्छा, जब डेबिट नोट रिसीव्ड करेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे अगर डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, अगर रिसीव कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न। ये बात तो करेक्ट हो गई। फिर क्रेडिट नोट इशूड मीन्स परचेज रिटर्न। देखिए, क्रेडिट नोट जब भी हम इशू करेंगे ये हमारी सेल्स रिटर्न होती है, ठीक है, तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हमारा सी आंसर है। फिर कह रहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी, परचेज ऑर्डर इशूड बाय सेलर टू बायर, मतलब जो परचेज ऑर्डर इशू होता है वो सेलर से बायर की तरफ होता है। क्या ये ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसा कहाँ होता है, ज़रा मुझे ही बता दिएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैन एन एंटिटी इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, इनवॉइस इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, इट शुड बी चेक्ड विद गुड रिसीव नोट, GRN से वो मैच करता है। तो क्या ऐसी बात है? तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी होगी बुक में कि GRN को हम मैच करते हैं अपने इनवॉइस से, ताकि इनवॉइस की सप्लायर के से जो इनवॉइस आती है उससे, ताकि हम अपना ये चेक कर सकें कि क्या माल सही है या नहीं। ये बात तो हमें थोड़ी सी समझ में आई। हम मतलब पहली बात समझ में आई, तो पहली वाली बात तो आएगी भी नहीं समझ में, क्योंकि बायर सेलर को इशू करता है, नॉट सेलर बायर को करता है, ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, डेल्टा आंसर है। फिर कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए, ये बात याद रखना, जिंदगी भर याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो है ही गलत, ये तो 1000% गलत है। देन आई कैप प्रॉप्ट, अच्छा प्रॉप्ट डिस्काउंट याद रखना, ये आई कैप ही पूछेगा। सेटलमेंट डिस्काउंट तो वो पूछता ही नहीं है, अगर उसने पूछ लिया तो खुशकिस्मती है, वरना प्रॉम्प्ट डिस्काउंट पूछता है, इसका मतलब भी सेटलमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ही होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आई कैप बच्चों को घुमाता है ना, इतनी आराम से थोड़ी पास करेगा वो तो फंसाएगा आपको, आपको निकलना है। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, डेबिट साइड लिखा है मैंने। अब पेमेंट है, ठीक है, अब पेमेंट के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिला तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड पे, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा आप अपना थोड़ा वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सोचें कि ये ऐसा है या नहीं, मतलब इसकी डबल एंट्रीज बनाएं और ख़ुद आंसर बनाएं, क्योंकि मैं अब डबल एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो भी हमें पेमेंट डिस्काउंट मिलती है वो हमारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं होती, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। बोथ आर इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, 100% यह आई क्या पूछेगा आप लोगों से। If customers does not pay early as expected, the full amount is due as recorded already. जब हमें पता है कि कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करेगा जल्दी, जैसे हमें पता है कि यार वो देता ही देर से, तो हम इसी तरह से अपनी सारी जो फुल अमाउंट है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। के बाद समझ में आ गई, हाँ ऐसा है। कह रहे इफ़ कस्टमर नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमें पता है कस्टमर पे नहीं करेगा जल्दी, द नेट अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड ऑलरेडी, तो जो हमारा नेट अमाउंट होगा उसको हम पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, कैसे देखें, बुक खोलें, बुक को पढ़ें, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि बताओ कब हम अपनी सेल्स को नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, कब फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनर वहाँ से ज़रूर पूछता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर फुल अमाउंट। अब यहाँ पे फुल अमाउंट मैंने लिखा ताकि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दिया, अब थोड़ा सा आसान दूंगा। अब रेवेन्यू का बात हो रही है, हमने बोला चलो ठीक है, इफ कस्टमर पे अर्ली and is entitled to discount, recognize the reduction in revenue by the amount of discount। ये बात तो हमें पता है कि जब हमें पता होता है कि कस्टमर हमारा डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट लेस कर देते हैं रेवेन्यू में से। क्या पता है कि अब रेवेन्यू इतनी मिलनी थी, डिस्काउंट दे दिया, अब रेवेन्यू कम मिलेगी, तो ये बात तो सही है। इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड द फुल अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड ऑलरेडी। जब पता होता है कस्टमर हमें हमारा अमाउंट नहीं देगा तो हम पहले से फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई हमें पता है कि भाई ये बंदा देने वाला है नहीं, उसको फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करो। तो अब समझ में आ गया यहाँ पे नेट अमाउंट जो आया था वो किस तरह से गलत था, इसलिए मैं भाग गया था आगे, ताकि आप लोगों को लगे मुझे आता नहीं, फिर आगे जाके मैं आप लोगों को समझा दूँ और आप लोग समझे कि नहीं आता है यार। तो नेट अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करते, हम फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करते। तो बोथ आर करेक्ट, अल्फा आंसर है। 13 कह रहा है अब यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी है नेट अमाउंट से, नेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के बाद। हमने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। इफ कस्टमर्स पे अर्लियर एक्सेप्टेड, जब हमें पता है कस्टमर जल्दी पे कर देगा तो हम उसका हम पहले से ही जल्दी से नेट अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर देते हैं। अबे हाँ यार ये जल्दी पे कर देता है, इसका नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करो भाई। अगले में कह रहा है कि कस्टमर डज नॉट पे अर्लियर एक्सपेक्टेड, हमें पता है कि भाई ये हमारा कस्टमर जो है सारा ऐसे निखट्टू है, देगा वेगा नहीं जल्दी, लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ उसने आपको जल्दी पेमेंट कर दिया। आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार मतलब ये भी जल्दी पेमेंट करता है, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपनी रेवेन्यू में से लेस करके लिखोगे ना। ठीक है, तो ये बात तो हकीकत है। और जब वो ऐसा होता है कि जब वो पे कर देता है जल्दी लेकिन वो नहीं कर पाता किसी वजह से, तो जो बाकी का अमाउंट होता है उसको हम ऐड करके रिकॉर्ड कर देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे यही कह रहा है, तो यही हमारा बोथ आर करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कैश बुक 3 कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्काउंट रिसीव का रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंट अलाउड का रिकॉर्ड होगा, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट करते हैं क्रेडिट साइड पे, CR जाता है, मतलब सॉरी हाँ कैश बुक का क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आते हैं तो वहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हम रिकॉर्ड भी वहीं करते हैं। तो डेबिट साइड पे हम पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट रिसीवेबल एसेट ले रहे होते हैं, कैश ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम अपना डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं जो हम कस्टमर को देते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। कह रहा है डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, कह रहा है डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, डिस्काउंट रिसीव इन रिकॉर्डेड इन कैश साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या करा है डेबिट साइड कर दिया और यहाँ पे क्रेडिट साइड कर दिया, जिसकी वजह से सारी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। सिर्फ डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे करा और पूरा गलत, तो एग्जामिनर भी आपके साथ यही करेगा, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो बोथ आर इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हम पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और यहाँ पे दे रहा है कि ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये तो पहले गलत हो गई। फिर हम यहाँ पे ही पढ़ के आए कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो ये भी गलत हो गई। फिर कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रूडेंस, प्रूडेंस के लिहाज से एसेट एंड लायबिलिटी मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड। क्या बोल रहा है कि एक्सपेंस और लायबिलिटी आपको अंडरस्टेटेड नहीं करनी। हमने बोला ठीक है। दूसरे में क्या करा, एसेट एंड कैपिटल मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो हम बोल रहे हैं यार एसेट एंड कैपिटल मतलब इसका तो कोई लिंक ही नहीं है प्रूडेंस से।
लिंक है ऊपर वाले का कि हम अपने एक्सपेंस और लायबिलिटी को अंडर स्टेटेड नहीं करें, मतलब जितना एक्सपेंस है उतना ही शो कराएं और जितनी लायबिलिटी है उतनी ही शो कराएं। ऐसा ना करें उसको कम करके शो करें ताकि हमारा रेपुटेशन अच्छी जाए। अगर ऐसे करते तो रेपुटेशन की खैर छोड़ो, ठीक है। ओनली वन इज करेक्ट, सी चार्ली। कह रहा है प्रूडेंस डज नॉट अप्लाई इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कौन से दो जगह पे प्रूडेंस अप्लाई नहीं होता? अंडर स्टेटेड एसेट्स, ओवर स्टेटेड एसेट्स, अंडर स्टेटेड लायबिलिटी, ओवर स्टेटेड लायबिलिटी। देखें आपको पता है ओवर स्टेटेड एसेट करेंगे तो यहाँ तक प्रूडेंस अप्लाई होगा, अंडर स्टेटेड लायबिलिटी करेंगे तो यहाँ पे प्रूडेंस अप्लाई होगा। तो ए एंड डी, अल्फा डेल्टा। 18 में क्या कह रहा है? इफ एडवांटेज ऑफ प्रॉम्प्ट डिस्काउंट। अच्छा देखें यहाँ पे भाई प्रॉम्प्ट डिस्काउंट मैंने दिया, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट दी, कैश डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं, इज नॉट टेकन, द ग्रॉस अमाउंट इज पेएबल टू सप्लायर एज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इफ advantage of settlement discount is taken, the differential is recognized and reduction of cost of purchases। देखें दोनों को सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें पता होता है कि हम डिस्काउंट रिसीव नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, सप्लायर को जो पेबल होता है ना उसको पूरे ही अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। बोलते हैं भाई अभी हमारी बिजनेस की कंडीशन नहीं है कि हम डिस्काउंट रिसीव कर सकें, तो उसका अकाउंट पेबल जो है वो फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करो। फिर हमें पता होता है कि यार हमें जो पता है कि हम अगर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेजेस में से लेस करेंगे, जो कि हम जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, फिर परचेज डिस्काउंट भी तो लेस करते हैं। वही वाली बात कर रहा है, तो बोथ आर करेक्ट हो गया अल्फा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक डिस्काउंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड। कैश बुक का जो डिस्काउंट है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। देखें डिस्काउंट की जब बात आ जाए ना, सिंपल समझ जाना भाई, 3 कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट की बात होती है। आंख बंद करके जाके 3 कॉलम कैश बुक को टिक कर देना। कह रहा है हाउ वुड डिसऑनर ऑफ चेक्स रिकॉर्डेड इन। देखिए डिसऑनर ऑफ चेक जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चा बोलता है कि यार क्या नाम है, रिसिप्ट साइट के रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो रिसिप्ट साइट पे जाके कर आया था और वो गलत करके आया था। तो ऐसा नहीं होता, पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड की जाती है ये, ठीक है। द फंड ऑफ पेटी कैश बुक इज रिकॉर्डेड इन। पेटी कैश बुक का जो फंड होता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया था, कैश बुक ओनली, पेटी कैश बुक ओनली, या बोथ? ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक को तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता है कि भाई जाहिर सी बात है, हम पेटी कैश बुक का जो अमाउंट है वो कहाँ से जाएगा, कैश बुक से। कैश बुक से जाके रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, पेटी कैश बुक में। तो रिकॉर्ड कहाँ हुआ, दोनों जगह पे, बोथ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जर्नल इज रिकॉर्डेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। जर्नल और ट्रांजेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे 100% बाद में कहता हूँ ये गलत है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये सब ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ी होता है। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, और कैश बुक कहाँ जाएंगे फिर? कह रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। बिल्कुल ऐसा है कि जो भी हम परचेजेस करते हैं फिक्स एसेट की उधार पे, क्रेडिट पे, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, जर्नल में। ओनली 2 इज करेक्ट, डेल्टा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? वाउचर इज नॉट एन अल्टरनेटिव यूज ऑफ BOP, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री लिखाई है, ठीक है। कह रहा है कि वाउचर जो है वो अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है बिग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का, लेकिन ये तो हमने वाउचर के जो टॉपिक हैगा चैप्टर 2 में, तो उसमें तो पता है कि उस तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव यूज़ है, तो यहाँ लिखा है नॉट एन अल्टरनेटिव यूज़। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत, हटाओ उसको। कह रहा है वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एज प्रूफ डेट आ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि भाई वाउचर जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस का, जो कि प्रूफ होता है कि भाई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हुई है। हम बोलेंगे बिल्कुल ऐसा हकीकत है भाई, तो 2 इज करेक्ट। अब ABC कंपनी है, उसने सोल्ड गुड्स करा कोस्टिंग 2,09,000 एंड एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल नॉट अवेल डिस्काउंट 2%। व्हाट एंट्री रिक्वायर्ड इफ एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग। देखें अब आपको पता है आपकी एक्सपेक्टेशन कब गलत जाएगी, जब पेमेंट होगी। आपको पता है कि यार आपका जो कस्टमर है वो जल्दी पेमेंट नहीं करेगा, और आपको ये भी पता है वो डिस्काउंट रिसीव नहीं करेगा, लेकिन पता चल रहा है
हमने इस दिन सोचा, आज सोचा, कल जो है हमारा कस्टमर पैसा लेकर आ गया, हम बोलेंगे यार ये पैसे लेके कैसे आ गया। फिर हम बोलेंगे वादे के मुताबिक तो 2% डिस्काउंट है जो जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 2% डिस्काउंट इसको काट के देंगे। ठीक है, तो अब हम ABC कंपनी हैं, तो अब बता हमारी एंट्री क्या रिक्वायर्ड करेंगे, हम कैश कितना लेंगे, डिस्काउंट कितना देंगे, और रिसीवेबल कितने से क्रेडिट करेंगे। देखो पहले तो ये बात याद रखो सिंपल कि 2,09,000 का 2% निकालोगे तो आंसर आएगा 4,018। अब 4,018 है, अब हमने सेल्स किए तो हमें ये पता है कि यार अब हमें डिस्काउंट देना, तो कौन सा डिस्काउंट होगा, सेल डिस्काउंट। तो ये बात तो मुझे पता चल गया, मेरा सेल डिस्काउंट जाएगा। फिर जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट लेस होके मिलेगा, मुझे कैश कम मिलेगा ना, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो डिस्काउंट रिसीव कितने गिरा, 4,018, तो 2,09,000 में से 4,118 लेस करेंगे तो आंसर आएगा 1,96,882, जो कि मुझे कैश रिसीव होगा। और अकाउंट रिसीवेबल कितने से क्रेडिट करूँगा, 2,09,000, सॉरी 2,09,100, तो बी आंसर है। ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन, बैंक की ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती, 2 कॉलम कैश बुक, 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम या पैटी कैश बुक। देखिए पैटी कैश बुक को तो हम जानते ही नहीं है, वहाँ तो बैंक का जिक्र ही नहीं हुआ। जिक्र कहाँ हुआ है, इन जगहों पर हुआ है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती हैं या नहीं। पैटी कैश बुक तो घुमाने के लिए दिया हुआ और मोस्ट अप्रोप्रिएट दे देगा और आप लोग माशाल्लाह से गलत कर आ जाएंगे आंसर। तो यहाँ पे हम सिंपल जाके सिंगल कॉलम कैश बुक टिक कर देंगे। कह रहा है इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव किया 8 लाख का, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें ये पता है कि क्रेडिट नोट रिसीव जब भी हमें होता है तो हम यहाँ पे परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारी परचेज रिटर्न होती है, क्योंकि सप्लायर की तरफ से क्रेडिट नोट हमें मिलता है ना, हम रिसीव करते हैं। कह रहा है व्हाट शुड बी द कैश रिकॉर्डेड, कैश कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। मैं सिंपल पता भाई कैश बुक में रिकॉर्ड करो और कहीं भी नहीं जाओ। वो सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, इनिशियल स्टेज क्या है, कहाँ सबसे पहले ट्रांजेक्शन आती है, कैश बुक में। तो लेजर जाके नहीं टिक कर देना, गलत हो जाएगा, लेजर में नहीं करते, लेजर में तो बाद में जाएगा, सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। ठीक है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेबिट नोट इशूड आर इनिशियल रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो हमें पता है हाँ डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, इसका मतलब परचेज डे बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेज रिटर्न डे बुक में ज़रूर होगा। सेल इनवॉइस जो है वो रिकॉर्ड होती है सेल्स डे बुक में, हमें पता है हाँ ये बात तो हकीकत है कि सेल इनवॉइस जो है वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड की जाती है। वेट एक मिनट, डेबिट नोट इशूड आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, नहीं पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 इज करेक्ट, डेल्टा। अच्छा ये थोड़ा आएगा टेक्निकल है, इसको लास्ट में करेंगे 29 को। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्रेडिट सेल्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमें पता है क्रेडिट में जो भी सेल करते हैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी में कह रहा है कैश जो हम सेल्स हम जो भी कैश पे करते हैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, डी ओनली 2 इज करेक्ट। अच्छा अब लास्ट है ये हमारे पास बट नॉट लीस्ट, कह रहा है BTL ने परचेज करा गुड्स 1 मिलियन का क्रेडिट उधार में फ्रॉम SPL से 5 दिसंबर को। अच्छा डेट याद रखिएगा और अमाउंट भी, 1 मिलियन का ख़रीदा 5 दिसंबर को BTL से। क्या BTL ने कहा भाई अगर तुम 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें प्रॉम्प्ट डिस्काउंट मतलब सेटलमेंट डिस्काउंट एक है डिस्काउंट तुम्हें मिलेगा 5% का। हमने बोला चलो ठीक है। अब BTL ने पेड कर दिए 9,50,000 रुपये 12 दिसंबर को, सेल कब हुई 5 को। कितने दिन में पेमेंट कर सकता था जिसको डिस्काउंट मिलता 5% का, 10 दिन के अंदर, लेकिन उसने 12 को कर दी, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर 7वें दिन जाके पेमेंट कर दी, तो 5% डिस्काउंट वो लेगा। 1 मिलियन का 5% डिस्काउंट निकालो 50,000, ठीक है 50,000 का उसको डिस्काउंट मिला। कह रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट के टाइम पे द अकाउंटेंट BTL पोस्टेड 9,50,000 ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। हमने मतलब हम BTL वाले हमने जो है वो क्या करा, पेमेंट साइड पे जाके 9,50,000 पे रिकॉर्ड कर दिए।
कह रहा बताओ क्या एंट्री होगी जर्नल में जब हम अपनी डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। हमने बोला यार देखो डिस्काउंट मतलब परचेज डिस्काउंट डेबिट होगा, सॉरी परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा और पेबल मेरा क्रेडिट होगा। पेबल किसका है, एसपीएल को देना ना, एसपीएल डेबिट, उसका अकाउंट्स पेबल डेबिट 50,000 से और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट 50,000 से, ठीक है। अच्छा अदर इनकम होती है हमारी परचेज डिस्काउंट, हमारी अदर इनकम होती है, बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये टीचर ने शायद आपको बताया हो या नहीं बताया, तो ये बात याद रखिएगा, ये हमारी अदर इनकम होती है। तो यहाँ पे इसने अदर इनकम भी दी हुई है, तो हमने अदर इनकम क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें पता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है मेरे भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देखोगे मारे जाओगे, क्योंकि परचेज डिस्काउंट मिलता है उसके बाद जाके ये अदर इनकम में जाके रिकॉर्ड होता है। एंट्री में ये थोड़ी लिखते हैं कि अदर इनकम डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, एंट्री में तो परचेज डिस्काउंट ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे सही हो गए एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा 28 का ज़रा आंसर करेक्ट कर लें। 28 का जो आंसर हैगा वो हैगा डी। 28 का जो आंसर हैगा वो हैगा डी, ठीक है। तो बाकी हमारे माशाल्लाह से सारे एमसीक्यूज़ होगा 30, और इंशाल्लाह ये 30 एमसीक्यूज़ बहुत हैं हम लोगों के लिए। तो ये वीडियो उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके उतना करो, बाकी बच्चों को भी शेयर करो ताकि उनका ये फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि ये बात हमें पता है कि कर भला तो हो भला, ठीक है। तो जब आप किसी की हेल्प करें तो इस नीयत से करें कि यार वो बंदा जो है मुश्किल में है, तो मैं उसका इस टाइम पे मददगार बन के आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका अल्लाह ताला भी आपके और जगह पे आसानियाँ करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें और दूसरों का भी ख्याल करें, ठीक है। मेरा भी ख्याल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क, बेफिक्र होकर पूछें जो पूछना है, ठीक है। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।